नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण तेल संकट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 30 जून तक 40 मुख्य पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी खत्म, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ी राहत। ईरान में जंग जारी रखेगा अमेरिका। ट्रंप की ओर से अगले 2 से 3 सप्ताह में ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी। शेयर बाजार में गिरावट, तेल के दाम भी उछले। बंगाल में ममता बनर्जी का केंद्रीय बलों पर निशाना। बगैर सबूत आईटीबीपी के लिए की आपत्तिजनक बातें। मालदा में प्रदर्शनकारियों ने चुनावी पर्यवेक्षकों को घेरा। सेंट्रल फोर्स का लेना पड़ा सहारा। असम में आज अमित शाह और राहुल गांधी का धुआंधार करेंगे नामांकन। संसद में आज पारित होंगे 2 महत्वपूर्ण विधेयक। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने और सीएपीएफ में भर्ती प्रमोशन से जुड़े बिल पर होगी चर्चा। और इंडोनेशिया में सुबह करीब 6:45 बजे आया 7.4 तीव्रता का भूकंप। इमारतों को पहुंचा नुकसान, एक व्यक्ति की मौत। सुनामी की लहरों से दहशत। सभी समाचार विस्तार के साथ। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं के बीच महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी छूट देने का फैसला किया है। ये कदम अस्थायी तौर पर उठाया गया है ताकि देश में जरूरी पेट्रोकेमिकल कच्चे माल की उपलब्धता बनी रहे, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री पर लागत का दबाव कम हो और सप्लाई स्थिर बनी रहे। सरकार के अनुसार इस छूट का फायदा उन सभी सेक्टर्स को मिलेगा जो पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भर हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, ऑटो कंपोनेंट्स और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। सरकार का कहना है कि इससे अंतिम उत्पादों की उपभोक्ताओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य क्या कुछ है इसके पीछे, वो भी आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल उद्योगों को इससे तुरंत राहत मिलेगी और सरकार का यही उद्देश्य है, यही मकसद है। और इसके साथ साथ जरूरी कच्चे माल की कमी ना होने दी जाए। किस सेक्टर को इससे लाभ मिलेगा वो भी ग्राफिक के जरिए आपको बता रहे हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर खास तौर पर शामिल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें शामिल है, जिन सेक्टर्स को सीधे सीधे इसमें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। प्लास्टिक की बात की जाए, पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, कपड़ा क्षेत्र की बात की जाए, वस्त्र उद्योग इसमें बड़े क्षेत्र आते हैं। फार्मास्यूटिकल की बात कर लें, केमिकल इंडस्ट्री की बात कर लें, तो ये ऐसे तमाम प्रमुख सेक्टर्स हैं जिन्हें प्रभावित होने से बचाना है सरकार का मकसद। और इन तमाम सेक्टर्स को फायदा मिलता हुआ सरकार के इस कदम से नजर आएगा। तो किन सेक्टर्स को इससे फायदा मिलता हुआ नजर आएगा ये हम आपको बता रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसमें खास तौर पर शामिल है, पैकेजिंग है, कपड़ा है और फार्मास्यूटिकल, रसायन जैसे क्षेत्र हैं। अब अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना सरकार का मुख्य तौर पर उद्देश्य है। ये फैसला क्यों लिया गया, सरकार के क्या कुछ उद्देश्य हैं, तो उद्देश्यों की बात करते हैं तो उत्पादन लागत को कम करना साफ तौर पर सरकार का उद्देश्य। 30 जून तक सरकार ने ये छूट देने का फैसला लिया है। पश्चिम एशिया में लगातार संघर्ष के बादल हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उद्योगों को तुरंत राहत किस तरह से प्रदान की जा सकती है, उसके लिए सरकार ने ये एक अहम और बड़ा कदम उठाया है। जरूरी कच्चे माल की कमी किसी भी तरह से ना हो, इस तरह से सरकार का यही मकसद है और इसीलिए सरकार ने ये एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उत्पादन लागत को घटाया जा सके ताकि जो उत्पादन है वो लगातार निरंतर रूप से चलता रहे। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना, किसी भी तरह की कोई परेशानी के बादल भारत में ना आए, इसको लेकर के भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उद्योगों को इससे तुरंत राहत देने का काम
किया गया है। तो पश्चिम एशिया में जिस तरह से लगातार हालात बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन के लिए कदम उठाया है। सरकार के तमाम उद्देश्य हैं जिसमें उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है, यानी कि फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है वो निरंतर तौर पर बदस्तूर जारी रहे, अर्थव्यवस्था भारत की जो है वो स्थिर बनी रहे और किसी भी तरह का उद्योगों पर कोई संकट ना हो, इसको लेकर के सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब क्यों लिया गया है ये फैसला, इसको भी महत्वपूर्ण तथ्यों और तर्कों के साथ जानिए, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित, इससे में बड़ा एक क्षेत्र जुड़ रहा है। कच्चे तेल और केमिकल्स की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से रखी जा सके, इससे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कल ही सीसीएस की बैठक भी हुई थी। पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है और उसकी वजह से सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। तापस, हम लगातार देखिए पश्चिम एशिया के जो हालात हैं उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भारत की अगर हम बात करते तो भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठाते जा रही है और उसी कड़ी में जो पॉलीमर उत्पाद हैं या फिर पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उसमें कस्टम ड्यूटी को खत्म करने का महत्वपूर्ण फैसला आज सरकार ने लिया है। सामने ये बहुत बड़ी खबर है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ नहीं पा रहे। आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से विषय को समझाने की कोशिश करें कि जो पेट्रोल, हम लोग जो क्रूड ऑयल आता है वहां से, तो क्रूड ऑयल जो है उसको रिफाइन किया जाता है और उसके साथ पेट्रोल इत्यादि, उसके साथ साथ पेट्रोकेमिकल वो निकाला जाता है। तो बिल्कुल तापस, इसी खबर पर हम आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि कर्मयोगी साधना सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा इस समय क्या कुछ बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। About 80s, 90s, people used to attend training for 1 week, 2 weeks, 3 weeks. It was in spurts, sometimes some training, but for the first time it is continuous learning, and as and when one would like to learn, that is, one can learn and one can build one's capacity. That is one. The other change which has taken place and which the Prime Minister had been saying right from the beginning when this government came after 14-15, that there are so many training institutions. I think even we did not know how many such institutions are there. Then finally it was combined in about 1,000 training institutions at the state, and of course there are many more also, but 1,000 could be the approximate figure. And he said how to integrate, how to have a common approach. And after a lot of debate, discussion, the Capacity Building Commission came into existence. I remember those days when the then Personnel Secretary Chandramouli was there, so many rounds of discussion and all that, and finally capacity building came into existence 5 years ago. And when today one sees how diversified, how comprehensive the approach has been, in fact only 10 days ago we had a program in the PMO, all the senior officers, about 40-50. We attended a program conducted by Dr. Balasubramaniam, that is the Seva Bhav. So it was a good experience of spending the whole day and away from all the routine work, and that was a unique program. And I can imagine how some of you who have participated, not only those who are here, but those who have joined virtually also, they must be feeling, because it's a new, different type of feeling that you know many things, but how to, then it gives an opportunity to introspect, to think something which day to day you can hear the particular concept, what is seva or Kam Yogi, but how to think about it, how to feel about it, that's a different type of experience. And one of the most important shift in recent times is the move towards competency-based approach. The focus is to democratize. As we saw some of the launches, initiatives, that earlier training was for senior officer or some categories of technical officers. Now it is for
all categories of employees, how to inculcate the spirit of seva, how to inculcate how to build their capacity. So this is again a very important change which has taken place. And the other thing which I did mention, that all civil servants should have access to any time, anywhere learning. Means you can have access to any time, anywhere learning. The focus, again, it has been repeated, that rule. तो मिशन कर्म योगी के तहत साधना सप्ताह की शुरुआत आज से हुई है और इस मौके पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव को आप सुन रहे थे, जो कि अपना संबोधन दे रहे थे। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। और वापस रुख करते हैं अपनी खबर का, जिस पर हम लगातार बात कर रहे थे कि सरकार ने किस तरह से महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हाँ, पश्चिम एशिया के हालात हम सभी के सामने, लेकिन ऐसे में भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ताकि भारत की जो सप्लाई चेन है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो, भारत का जो उद्योग है वो किसी तरह से प्रभावित ना हो। और इसी कड़ी में 30 जून 2026 तक पूरी कस्टम ड्यूटी में छूट देने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। इस पर ताजा अपडेट हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमसे साझा कर रहे थे। तापस, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में? हम देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया के जो हालात हैं, संकट के बादल, लेकिन भारत सरकार लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और उसी कड़ी में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल संजय, इसमें कोई दो राय नहीं था। मैं ये बता रहा था कि ऐसे माहौल में ये इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री। डाउनस्ट्रीम यानी जो पेट्रोकेमिकल, जो क्रूड ऑयल से निकल के आता है, उनको डाउनस्ट्रीम जो इंडस्ट्रीज है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था। खासतौर से अगर मैं कहूँ ये एआई क्या कहते हैं, एक तरह से एमोनियम नाइट्रेट जो पेट्रोकेमिकल से निकलता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में। तो उर्वरक के प्रोडक्शन में जो चीजें जरूरत है उसमें से एमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 40 ऐसे पेट्रोकेमिकल है जिनपे ये जो इस वक्त जो हालात है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे इस नोटिफिकेशन के जरिए 30 जून 2026 तक ये जो 40 जो इम्पोर्टेंट जो दिए गए हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स है, जो प्लास्टिक्स है, जो कि एक तरीके का आप समझे कि रॉ मटेरियल एक तरह से कहा जा सकता है पेट्रोकेमिकल्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स के लिए, वो अभी इस वक्त इनको नील किया गया है। यानी इनको जो मंगवाया जाएगा, इनकी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, इस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जिससे कि जो इनके जो सहायक व्यवसाय है, जो बिजनेस है भारत में, और इसके साथ साथ जो लोगों को जिससे फायदा पहुंच सकता है, इससे इनकी जो लागू होगा, इससे लोगों को इंडस्ट्री पे दोनों पे बहुत फायदा मिलेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, फर्टिलाइजर जो है, मतलब जो किसानों को जरूरत होती है जो खेती करने वक्त, उस फर्टिलाइजर को बनाने में भी एमोनियम नाइट्रेट जैसे पेट्रोकेमिकल विशेष जरूरत पड़ती है। अगर इस पे कस्टम ड्यूटी लगी थी, उसको नहीं हटाया जाता तो ये बहुत ज्यादा महंगा हो जाता, क्योंकि बाहर क्रूड प्राइस जो है, अगर हम देख रहे हैं तो ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। $100 के ऊपर चला जा चुका ऑलरेडी। 111, 12, 13 इस तरीके के अमाउंट फ्लक्चुएट कर रहा है। तो जब इस तरीके का अमाउंट रहता है तो उसका जब पेट्रोकेमिकल जब निकल के आता है वो और ज्यादा महंगा हो जाता है रिफाइन करने के बाद। तो उससे बचने के लिए और किसानों को ज्यादा दिक्कत ना हो, किसानों पे ज्यादा उसका बोझ ना पड़े, जो इंडस्ट्री जो उनको बनाती है पेट्रोकेमिकल, उनसे ज्यादा लोड ना पड़े, सरकार ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। करीब 40 कैटेगरी है पेट्रोकेमिकल्स के, प्लास्टिक्स के, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के, जिनपे इसको किया गया, जिसमें से एसिटिक एसिड्स, फिर आपके मेथेन ऑयल, क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स जैसे कि डाइक्लोरोमेथाइन, विनिल क्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलीविनिल क्लोराइड, पीवीसी जिसे हम कहते हैं, फिर इंजीनियरिंग प्लास्टिक जैसे पॉलीकार्बोनेटेड, पॉलीप्रोपिलीन, ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन पे छूट दी गई है। स्पेशली जैसे एपॉक्सी कहते हैं, जो एपॉक्सी है उन पे भी छूट दी गई है। तो ये जैसे 40 ऐसे कैटेगरी है जहाँ पे सरकार ने छूट दी है, जिससे कि ये जो संकट है, इस संकट में
बिल्कुल तापस, तो जिस तरह से वैश्विक हालात हैं और अर्थव्यवस्था में लगातार उथल पुथल बना हुआ है, ऐसे में भारत सरकार का भी जोर है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर बनी रहे और उसी कड़ी में लगातार सरकार कदम उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के इस बड़े फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी कि CCS की विशेष बैठक बुलाई थी। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान इस मुद्दे पर CCS की दूसरी विशेष बैठक हुई। पीएम ने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ और रबी फसलों के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे तमाम कदमों पर भी चर्चा की। निर्देश दिया कि चल रहे संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। संबंधित विभागों को ये भी निर्देश दिए गए कि वो वर्तमान वैश्विक स्थिति से प्रभावित नागरिकों और क्षेत्रों की समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय भी करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन के तौर पर यह CCS बैठक, जो कि हाई लेवल बैठक आयोजित हुई, जिसमें जरूरी सामान की कीमतों पर नजर रखने की बात, खरीफ और रबी सीजन में उर्वरक की कमी किसी प्रकार से नहीं हो, इस पर जोर दिया गया। भारत में फिलहाल किसी तरह का कोई संकट नहीं है। बिजली सप्लाई मजबूत करने की तैयारियों पर भी इस बैठक में बात हुई, मंथन हुआ और निर्देश भी जरूरी प्रधानमंत्री ने दिए। ईंधन दबाव कम करने पर इस बैठक के दौरान जोर दिया गया कि कैसे ईंधन का जो दबाव है उसे भी कम किया जाए। अब LPG की बात करें, LNG की बात करें, PNG की बात करें, तमाम तरह की जो सप्लाई है उसको लेकर के सरकार सतर्क है और लगातार उस पर निगरानी भी बनाए हुए। कालाबाजारी को लेकर के सरकार का सख्त रवैया है और तमाम राज्यों को भी निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कि वो कालाबाजारी को रोकने के लिए नजर बनाए रखें। कीमतें कंट्रोल में रखने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में जो CCS की हाई लेवल की बैठक हुई, इसमें तमाम विषयों को लेकर के मंथन किया गया, तमाम सेक्टर्स को लेकर के चर्चा हुई। जहाजरानी, एविएशन जैसे जो सेक्टर हैं, छोटे उद्योग हैं, उनमें वैश्विक संकट से बचाने की रणनीति पर बात की गई। कैसे छोटे छोटे उद्योगों को लेकर के हम मजबूत रणनीति तैयार कर सकते हैं, उसको लेकर के मंथन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईरान में अमेरिका अभी जंग जारी रखेगा। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के नाम संदेश में ये बात साफ की और कहा कि नॉन स्टॉप हमला जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा है ट्रंप ने आज अपने इस मिशन के दौरान, वो भी आपके साथ साझा करते। दरअसल युद्ध को लेकर के ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। नॉन स्टॉप के साथ उन्होंने कहा कि ये जो हमले हैं वो नॉन स्टॉप रहेंगे, यानी कि लगातार निरंतर जारी रहेंगे। मिशन के अंतिम चरण में है अमेरिका। ईरान के मुख्य रणनीतिक लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही कि जिन लक्ष्यों को लेकर के हम आगे बढ़े थे वो लगभग पूरे हो चुके। 2 से 3 सप्ताह की बात भी उन्होंने कही और कहा कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है इन 2 से 3 हफ्ते में। अभी भी ये जो संघर्ष है, जो तनाव है, जो युद्ध है वो जारी रहेगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लेकर के उन्होंने कहा कि हम इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। ईरान के सभी बड़े जो नेता हैं वो हमारे इस ऑपरेशन के तहत ढेर हो चुके हैं। ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता अब खत्म हो चुकी है और इन्हीं तमाम लक्ष्यों को लेकर के हम चले भी थे। ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, इस बात पर हमारा तब भी जोर था और अब भी जोर है। हॉर्मुज को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि हॉर्मुज पर कब्जे को अमेरिका का समर्थन, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विवाद खत्म होते ही हॉर्मुज खुल जाएगा। जी हाँ, जल डमरू मध्य को लेकर के जिस तरह से संकट के बादल हैं और यहाँ को लेकर के हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर के एक बड़ा बयान यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। ईरान से नहीं होगी कोई डील। अब तक बातचीत की बयान दे रहे थे कि हम बातचीत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। सैन्य लक्ष्य हासिल करने के अब हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। ये बात भी आज जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना संबोधन दे रहे थे भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे, तो उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया और भी क्या कुछ का आपको सुनवा देते हैं। Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the Strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will
resume the flowing, and the gas prices will rapidly come back down. Stock prices will rapidly go back up. They haven't come down very much, frankly. We are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते थे, पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़ा हुआ मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है। जी हां, न्यायिक अधिकारियों का घेराव करना चिंता की बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बंगाल एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और तल्ख टिप्पणी की है। न्यायिक अधिकारियों का घेराव चिंता की बात है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का पत्र मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और साथ ही साथ इसी को सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल मांगने के निर्देश। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ जहां पर चुनावी हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो भी और भी घिरता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के तल्ख टिप्पणी की है। ताज़ा जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। विकास, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का साझा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में? लेकिन इस मामले को उठाया गया कोर्ट के सामने कि किस तरह से कल हिंसा की बात सामने आई है, जहां पर जो न्यायिक अधिकारी एसआईआर की जो अपीलें सुन रहे हैं उनका घेराव किया गया, कई जगहों पर पत्थरबाजी की गई और इसको लेकर के न्यायिक अधिकारी बहुत ही डरे हुए थे। उन्होंने तुरंत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन घटनाओं के बारे में बताया। चीफ जस्टिस ने स्थानीय प्रशासन, डीजीपी, एसएसपी सबको इसकी सूचना दी और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इसके बावजूद कि जब उनको ये सारी जानकारी दे दी गई, समय पर कोई भी प्रशासन और पुलिस का अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा और काफी देर से वहां पर सहायता पहुंची। कोर्ट इस बात को लेकर के बहुत सख्त नाराज था और ये भी कोर्ट ने कहा कि ये पूरी जो कोशिश है, ये न केवल न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश है, बल्कि सीधे सीधे ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को भी चुनौती देने का मामला है। कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि वो एसआईआर प्रक्रिया में जो जुडिशियल ऑफिसर्स लगे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए केंद्रीय बल मांगे और इनके आवास पर भी जो एसआईआर प्रक्रिया में जुडिशियल ऑफिसर्स कार्यरत हैं उनके घरों पर भी केंद्रीय बल सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएं। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ये लगता है कि ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीजीपी हो, एसएसपी हो या डीएम हो, इन सब लोगों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब इन्हें घटना की सूचना मिल गई थी फिर भी ये मौका वारदात पर इतनी देर से क्यों पहुंचे। यही वजह कोर्ट ने इन सबको कहा है कि 6 अप्रैल को कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा, शाम को 4 बजे ये सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी अधिकारी शामिल रहेंगे और कोर्ट ने पूछा है कि इन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि खासतौर से इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट किया है इन जुडिशियल ऑफिसर्स को और उसमें कोई बाधा डालता है, बावजूद इसके समय पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन नहीं पहुंचता, ये बहुत चिंता की बात है। साथ ही एक और अहम बात कोर्ट ने ये कही है कि जो घटना हुई है इसकी जांच किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई या एनआईए से कराई जाए और उसकी जो भी प्रारंभिक रिपोर्ट होगी कि कौन लोग इस घटना के पीछे थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। जी बिल्कुल विकास, और इसके साथ साथ ये पूरे मामले को गंभीर आपराधिक श्रेणी में भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कई तमाम बड़े नेता हैं जिनको माफ कीजिएगा अधिकारी हैं जिनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। बिल्कुल, कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों को जानकारी दे दी गई थी, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की चिट्ठी से जो पता चलता है कि उन्होंने समय पर इन अधिकारियों को सूचित कर दिया था, बावजूद इसके पुलिस बल या स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी बहुत देर से मौके पर पहुंचे और इस पर हालांकि बंगाल सरकार ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने ये कह दिया कि क्योंकि चुनाव आयोग ने हाल ही में सारे अधिकारियों का तबादला किया है इसीलिए वो बहुत
इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हमारा उन पर कोई नियंत्रण खास है नहीं। इस दलील से कोर्ट सहमत नहीं दिखा और कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें बनती है, जो इतनी बड़ी घटना हुई है। इसीलिए कोर्ट ने अब इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि ये 6 अप्रैल को 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अपना पक्ष रखें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चीफ जस्टिस की जानकारी देने के बावजूद समय पर अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, और इसकी वजह से बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर डरे सहमे हुए हैं और उनके काम में भी बड़ी इसको लेकर के अड़चन पैदा हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी इस वक्त की हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब देख लेते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खास खबरें। तो जनादेश 2026 में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कुछ हिंसक खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला मालदा के मोथाबारी से जुड़ा हुआ है, जहां प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने की मांग को लेकर 7 चुनाव पर्यवेक्षकों को रोक लिया। नौबत यहां तक आ गई कि हालात संभालने के लिए केंद्रीय बलों और पुलिस का सहारा तक लेना पड़ गया। इसके बाद पर्यवेक्षकों को सही सलामत मालदा शहर वापस लाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चुनाव संपन्न कराए जाने हैं, तो ऐसे में हिंसा और तनाव क्यों बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में? और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर केंद्रीय बलों को निशाना बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय बलों की आलोचना की है, लेकिन बुधवार को बीरभूम के नानूर की सभा से उन्होंने खास तौर पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ITBP के DG यहां आए थे। मैंने सुना है कि उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी महिलाओं की जांच की जाए। महिलाएं खुद इसका जवाब देंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ बहनों से इतना डर, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अब इस तरह का जो बयान है ममता बनर्जी का, इसमें ममता बनर्जी खुद घिरती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, क्योंकि एक बार फिर उन्होंने केंद्रीय बलों को निशाने पर लिया है और इस तरह की विवादित टिप्पणी की है, विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी नैरेटिव सेट करने की जुगत में लगातार किस तरह से ममता बनर्जी हैं और सारी जो मर्यादा है वो भूल गई हैं। ভোটের দিন ITBT অফিস DG এসেছিল এখানে। আমি শুনলাম ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে সব মহিলাদের যেন চেক করা হয়, মহিলাদের গায়ে হাত দাও, মহিলারা বুঝে নেবে, আমি কিছু বলবো না। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में आज सियासी पारा 7वें आसमान पर होगा, जब बीजेपी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी अपना नॉमिनेशन यहां से फाइल करने वाले हैं और उससे पहले एक रोड शो भी करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह उनके साथ होंगे, यानी कि पूरी तरह से ये होगा शक्ति प्रदर्शन। भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर भी है। यहाँ का मुकाबला सीधे सीधे बंगाल की सत्ता की दिशा तय करता है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो साल 2021 में ममता बनर्जी ने यहां से उपचुनाव जीता, लेकिन इस बार बीजेपी ने मुकाबले को और भी ज्यादा आक्रामक और दिलचस्प बना दिया है। अब आप ये समझिए कि शुवेंदु अधिकारी ने यहाँ के लिए अपना एक अलग से वोट रिजोल्यूशन तक तैयार कर लिया है। जी हाँ, उन्होंने तमाम बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि बंगाल के मुसलमान अवैध प्रवासियों की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो नौकरियां नहीं मिल रही हैं जिन पर असल में उन्हीं का हक है। हमारे जो बंगाल के मुस्लिम हैं उनको बहुत ज़बरदस्त उन पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जो नौकरी उनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है। जो सुविधाएं जो केंद्रीय सरकार हमारे मुसलमान भाई लोगों के भाई बहनों को देते हैं वो नहीं मिल रहा है, उनके बदले में उनको वो लेके चले जा रहा है।
बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में धोखाधड़ी के जरिए बंगाल में सत्ता हासिल की गई है। साथ ही कहा कि बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही एसआईआर का मुख्य उद्देश्य है। ममता बनर्जी जी ने पिछले 15 साल में फर्जी आधार पर ही वोट जुगाड़ के अपनी सरकार बनवाई और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में वोट लेने का काम किया। इसी की तो तड़पड़ाहट उनके मन में आप लोग 3 महीने से देख रहे होंगे कि जब से चुनाव आयोग ने ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए एसआईआर का काम किया, तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक बिना मतलब का बयानबाजी, कार्यक्रम, आंदोलन, धरना कर रही थी। कहीं उनको कोई समर्थन नहीं मिला। कलकत्ता में धरने पर बैठी थी, कोई आदमी नहीं जाता था उनके धरने में। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या फिर प्रचार पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने की 16 तारीख को चुनाव तिथियों की घोषणा के समय इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत सभी प्रकार के मीडिया, जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या प्रसार का कोई अन्य माध्यम हो, वो सभी शामिल हैं। इस पर लागू रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 29 अप्रैल शाम 6:30 बजे तक प्रभावी रहेगा। तमिलनाडु की चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं और इसी क्रम में अधिकारियों ने डीएमके के थिरुवेरुम्बुर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार अनबिल महेश को वाहन की जांच की और चुनाव प्रचार के दौरान पोयामोझी जब थिरुवेरुम्बुर वेंगुर मार्ग पर यात्रा कर रहे थे, तभी फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारियों ने गाड़ी रोककर उनकी गहन तलाशी ली, जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उनकी तत्परता को दर्शाता है। अब बात करते हैं असम की, क्योंकि यहां पर हेवीवेट नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, तो वहीं दूसरी तरफ है राहुल गांधी। अमित शाह नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में आज दोपहर बाद 3 बजे मिस्सा हाई स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता कार्बी आंगलोंग के बोकाजान और जोरहाट जिले के तिताबोर में विशाल चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में चाय बागान के श्रमिक राज्य सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, खास करके उत्तर बंगाल के श्रमिक। ये इलाका राजनीतिक रूप से राज्य का सबसे जटिल हिस्सा बना हुआ है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही नजर आती है। पूरे इलाके में गरीबी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों का दिल जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने चा सुंदरी परियोजना को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया है। एक तरफ ममता सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग बदहाल घर, टूटी सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर 200 से 250 घर बनाकर बस्तियां बसाई हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नाम दिया है चा सुंदरी। जितना भी चाय बागान बंद था हमने खोल लिया। चाय पट्टा, अर्बन पट्टा, रूरल पट्टा, उद्वास्तु पट्टा सबको मिल रहा है। जिसको नहीं मिला है उसको भी प्रोसेस में है। उत्तर बंगाल में तृणमूल के विकास के इस मॉडल की असलियत जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम अलीपुर द्वार के काल चीनी विधानसभा क्षेत्र के तोरसा चाय बागान पहुंची। यहाँ की तस्वीरें सरकार के दावों से बिल्कुल अलग कहानी बयां करती हैं। महज 3 साल के अंदर ही घरों का रंग फीका पड़ चुका है। टीन की छतें अब छलनी हो चुकी हैं, जिससे बारिश का पानी सीधे कमरों के अंदर टपकता है। ड्रेनेज की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 250 घरों में से
अधिकांश में चाय श्रमिक रहते ही नहीं हैं। कई घरों की खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। आरोप है कि ममता सरकार द्वारा किए गए इन घरों में कई लोगों ने किराएदार रख लिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर इतने छोटे हैं कि किराएदार भी यहाँ रहना नहीं चाहते। इसमें जगह नहीं है रहने के लिए, छोटा सा कमरा है, इसमें कुछ भरने के लिए जगह नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर सुरक्षा है। यहाँ पर आए दिन घटना होते रहता है, कोई मर्डर हो, कोई रेप, ऐसे हर दिन होते रहता है। इसलिए यहाँ सुरक्षा कारण से कोई नहीं रहे। घर छोटा है, इसमें एक तो बकरी भी पालने नहीं सकेगा हम लोग, तो किचन गाय कैसे करे बनाएंगे। बहुत रूम भी छोटा छोटा है। सरकार ने चा सुंदरी परियोजना के तहत तोरसा चाय बागान में सड़कों का निर्माण भी कराया था, लेकिन 3 साल के भीतर ही उन सड़कों का खस्ता हाल हो गया है। बदहाल और खतरनाक हो चुकी इन सड़कों से ही आम लोग और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। मालिक लोग नहीं रहता है यहाँ पे, जे रूम दे रहा है तो भाड़ा में दिया है, वो लोग तो अपना अपने घर में रहता है, इसीलिए ये बंद है। किसी का तो घर का वो क्या बोल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता है। अब बारिश होने से देखिए टीना का अवस्था लाल हो गया, तो अगले साल तो पानी घुसने शुरू हो जाए। अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के विकास मॉडल की पोल 3 साल में ही खुल गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा का कहना है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विगत 15 सालों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, एक के बाद एक चाय बागान बंद होता गया। इस सरकार के कारण ही चाय बागान का यह अवस्था हुआ है। चाय बागान बंद हो रहा है, श्रमिकों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, उनका पीएफ का पैसा जमा नहीं रहा, ग्रेजुएटी नहीं रहा, और जो सारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो ये राज्य सरकार जिम्मेदार है। मैक्रो लेवल का जो स्कीम है, वो स्कीम बंगाल पे ही है। चाय बागान के लिए दीदी ने जो किया, ये दीर्घदिन जो सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस एवं वामफ्रंट का सरकार था, कभी भी चाय श्रमिकों को नहीं देखा। तोरसा चाय बागान में चा सुंदरी परियोजना की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही है, तो दूसरी ओर स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी और बदहाल हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चा सुंदरी, चुनावी प्रचार में इसी प्रोजेक्ट को वो आगे ला रही हैं, और इसी को चलते विपक्ष का कहना है असल में चा सुंदरी जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी, पार्थ चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कालचिनी, उत्तरी बंगाल। केरलम विधानसभा चुनाव में कोट्टायम जिले की पाला सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार मौजूदा विधायक मणि सी कप्पन और केरल कांग्रेस एम के अध्यक्ष जोस के मणि के बीच ही नहीं, बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक शॉन जॉर्ज के मैदान में उतरने से ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय होने के साथ साथ दिलचस्प भी हो गया है। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, लेकिन पाला की जनता ने भी इस बार अलग ही मूड बना लिया है। जनता ने इस बार अपने 3 मुद्दों को सामने रखा है: रबर की गिरती कीमतें, युवाओं का पलायन और क्षेत्र में विकास की कमी से लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है सरकार हमेशा झूठे वादे करती है। पाला विधानसभा में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। उच्च शिक्षा के बाद युवाओं के विदेश जाने से मौजूदा मतदाताओं और नए मतदाताओं की संख्या में काफी कमी आई है। युवाओं का मानना है कि वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। State this time UDF will win with a minimum 100 seats. And the development which I made, it is in the rural areas. KM Mani did some development that is in the town area. So rural area people are with me, panchayats. आज से ठीक 8वें दिन केरल में वोटिंग होगी। उससे पहले सभी दल पाला के अंतिम मतदाता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पाला एक ईसाई बहुल इलाका है, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के मतदाताओं का व्यापक प्रभाव है। इसलिए सभी उम्मीदवार ईसाई वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। पाला विधानसभा में रबर की गिरती कीमतें भी एक अहम मुद्दा है। किसान मांग कर रहे हैं कि रबर का आधार मूल्य बढ़ाकर 250 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए। बीजेपी कैंडिडेट शॉन जॉर्ज माइग्रेशन,
और रबर प्राइसेस को फोकस रखने के लिए कैंपेन कर रहा है। वो वोट से प्रॉमिस कर रहा है कि वो माइग्रेशन इश्यू को रिसॉल्व कर देंगे एंड पाला को फ्रूट कल्टीवेशन का हब बना देंगे। यूरोपीय संघ और अमेरिका में प्रवासन और रबर की कीमतों में गिरावट मतदाताओं के बीच प्रमुख चिंता का विषय है। केरल के कोट्टायम जिले की पाला विधानसभा सीट केवल एक सामान्य पहाड़ी क्षेत्र की सीट नहीं है, बल्कि ये स्मृति, पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के संगम का प्रतीक मानी जाती है, जहां सीरियन ईसाई सहकारी संस्थाओं, चर्च नेटवर्क और समृद्ध कृषि वर्ग का वर्चस्व राजनीति की दिशा तय करती है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अब देखना है जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। डीडी न्यूज के लिए विवेक नारायण की रिपोर्ट, त्रिवेंद्रम। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हनुमान जयंती है और देश भर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली की विशेष पूजा की जा रही है। बजरंग बली के भक्त सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उन्हें भोग लगाया जा रहा है, पूजन अर्चन किया जा रहा है और आज इस विशेष दिन पर महाकाल की भी विशेष भस्म आरती की गई। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेटे हुए हनुमान जी जो प्रयागराज में है, हैदराबाद के हनुमान मंदिर की झलक आपको दिखा रहे हैं, हनुमान गढ़ी से तस्वीरें और साथ ही साथ दिल्ली के मरघट वाले बाबा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं वीर हनुमान का। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अल सुबह भस्म आरती की गई और विशेष पूजन किया गया। वहीं लोकसभा में आज CAPF सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा और फिर चर्चा के बाद इसे पारित कराया जाएगा। ये बिल कल राज्यसभा में पारित हो चुका है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की सेवा शर्तों एवं पदोन्नति से जुड़े हुए बिल पर सरकार की ओर से भरोसा दिलाया गया कि ये कानून बनने के बाद इन बलों का बेहतर प्रबंधन होगा और कार्यकुशलता में बढ़ावा होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने IPS की तुलना में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों को देर से पदोन्नति मिलने का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक के प्रावधानों से इस तरह के बलों के अधिकारियों की पदोन्नति में ठहराव आएगा और उनके अवसर कम होंगे। आंध्र प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां आज संसद में सामने आने वाली है। लोकसभा में कल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया जाए। दरअसल इस विधेयक के जरिए अमरावती को राज्य की स्थायी राजधानी बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। साल 2014 में राज्य के विभाजन के बाद राजधानी को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कभी 3 राजधानी मॉडल की चर्चा तो कभी अलग अलग राजनीतिक दावे किए गए, लेकिन अब केंद्र सरकार इस संशोधन के जरिए तस्वीर साफ करने जा रही है। आज राज्यसभा में ये बिल पास होने के बाद अमरावती को कानूनी तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की भी ये बहुत पुरानी मांग रही है और अगर ये बिल पास होता है, कानून बनता है, तो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की जो मांग है वो भी पूरी होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जनता के हित में ये कानून होगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने दिल्ली जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से 14 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इनमें 4 महिलाएं और 4 नाबालिग भी शामिल हैं। RPF के मुताबिक इन लोगों के पास से आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनकी सत्यता की जांच फिलहाल की जा रही है। इस पूरे मामले में विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। हम लोग को सोर्स इन्फॉर्मेशन से हमारा जो RPF स्टाफ है न्यू यूजर से गाड़ी चेक करते हुए आ रहा था, उसमें कुछ सस्पेक्टेड पर्सन को मिला जनरल गोज में। उसको आधार कार्ड जब चेक किया गया, उसको लगा ये फेक आधार कार्ड, तो उसके बाद उसका नाम से नहीं मिल रहा है। तुरंत उसको जलपाईगुड़ी रोड में उसको 24 उतार दिया। उसमें 5 जेंट्स है, 5 लेडीज है, 4 बच्चा है।
खबरों में बढ़ते हैं आगे। रूस सरकार के उप प्रधानमंत्री और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के अध्यक्ष डेनिस मंटूरोव भारत की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। अपनी इस यात्रा के दौरान डेनिस मंटूरोव विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में व्यापार, निवेश, वैज्ञानिक सहयोग, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने पर विशेष मंथन किया जाएगा। भारत में रूस के दूतावास ने मंटूरोव की यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। मंटूरोव ने इस यात्रा से पहले कहा था कि आयोग का मुख्य ध्यान दोनों देशों के व्यापार और आर्थिक संबंधों के विस्तार पर रहेगा। इसके साथ ही आपसी निपटान, लॉजिस्टिक्स चेन की स्थिरता और नए निवेश पहलों पर भी चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि मंटूरोव आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करने वाले हैं। मंटूरोव का ये दौरा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। और इससे पहले हमने आपको कुछ तस्वीरें भी बताई थी हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई। तो देश भर में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। और देखिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से डीडी न्यूज के हमारी संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। में है हनुमान मंदिर में है कनॉट प्लेस के, और तो देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है, भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। रुक करते अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध पर पहले राष्ट्रीय संबोधन के बाद तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है, जबकि एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर हमले जारी रखेगा, जिसमें ऊर्जा और तेल ठिकाने भी शामिल हैं। इस बयान के तुरंत बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 4% से ज्यादा उछल गईं। ब्रेंट क्रूड करीब $106 प्रति बैरल और WTI क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। खास बात यह है कि इससे पहले दिन में कीमतों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन ट्रंप के संबोधन के बाद बाजार ने तेजी पकड़ ली। उधर इस घोषणा के बाद टोक्यो का निक्की 225 सूचकांक 1.4% गिरकर 53,004.81 पर, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.4% गिरकर 5,292.36 पर और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% गिरकर 25,082.59 पर आ गया है। वहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सप्लाई में बाधा का असर अब यूरोप की अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो सकता है। कुल मिलाकर तेल बाजार इस समय पूरी तरह भू राजनीतिक तनाव के असर को झेल रहे हैं और जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, कीमतों में इसी तरह के उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका बने रहेगी। पूर्वी इंडोनेशिया में आज सुबह समुद्र तट से दूर रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का एक भीषण भूकंप आया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह 6:48 पर मोलुक्का सागर में आया। भूकंप के बाद सुनामी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके बाद से यहां से लोगों को हटाया गया। इंडोनेशिया के उत्तर सुलावेसी प्रांत के मनाडो शहर में भूकंप के कारण एक इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी की थी, जिससे तटीय इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि स्थिति की समीक्षा के बाद अब सुनामी के खतरे को टाल दिया गया है और चेतावनी वापस ले ली गई है। बार्सिलोना में स्पेन और मिस्र के बीच खेले गए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के दौरान कथित इस्लामोफोबिक और जेनोफोबिक नारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कैटालोनिया पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैच से पहले मिस्र के राष्ट्रगान के दौरान हुटिंग की गई और मैच के दौरान दर्शकों के एक वर्ग ने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। स्पेन के मुस्लिम खिलाड़ी लामिन यामाल ने इन नारों को बेहद आपत्तिजनक और अस्वीकार्य बताया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं देश की छवि को धूमिल करती है। वहीं न्याय मंत्री फेलिक्स बोलानोस ने इसे समाज के लिए शर्मनाक बताया।
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के सभी मुकाबले हरारे स्थित हरारे स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित किए जाएंगे। सीरीज की शुरुआत 23 जुलाई से होगी और 4 दिनों के भीतर तीनों मैच संपन्न होंगे। भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के बीच टीम प्रबंधन को नए और युवा खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर मिल सकता है। इससे टीम संयोजन में बदलाव और नए चेहरों को परखने की संभावना भी रहेगी। भारत ने आखिरी बार वर्ष 2024 में जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी। इस दौरे के बाद जिम्बाब्वे की टीम जनवरी 2027 में भारत का दौरा करेगी, जहां 3 मैचों की वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेली जाएगी। ये मुकाबला कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित किया जाएगा। आईपीएल के छठे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करेगी। ये मैच ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। दोनों टीमों को अपने अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। सीजन के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था, तो वहीं 4 बार की चैंपियन कोलकाता को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता और हैदराबाद के बीच अब तक 30 आईपीएल मुकाबले खेले गए हैं। इनमें कोलकाता ने 19 मैच जीते हैं, जबकि हैदराबाद को 10 जीत मिली है। एक मैच टाई रहा था। ईडन गार्डन्स में दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले हुए हैं। यहां होम टीम कोलकाता का दबदबा रहा है, जिसने 8 मैच जीते हैं, जबकि हैदराबाद को 3 मुकाबलों में जीत मिली है। तो आज हनुमान जयंती है और देश भर के हनुमान मंदिरों में बजरंग बली की विशेष पूजा की जा रही है। उनके भक्त सुबह से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, मना रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। आज इस विशेष दिन पर महाकाल की भी विशेष भस्म आरती की गई। टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय एक साथ 5 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिनमें है अयोध्या के हनुमानगढ़ी, हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित मंदिर जहां पर विशेष पूजन किया गया, दिल्ली में मरघट वाले बाबा और प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजन अर्चन किया जा रहा है। और देश भर में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है। तो देखिए दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। में है हनुमान मंदिर में है कनॉट प्लेस के, और आप देखिए दिल्ली के इस मंदिर में कितना सुबह से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जयंती आज के दिन तमाम श्रद्धालु अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं, रामायण का पाठ रखते हैं। वहीं इस कनॉट प्लेस के प्रमुख हनुमान मंदिर में क्या कुछ आज कार्यक्रम रखे गए हैं, हमारे साथ यहाँ के महंत भी, हम उनसे भी बात करेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पे हम देख रहे हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का यहाँ आना शुरू हो गया है। किलोमीटर्स लंबी लाइन लगी हुई है। क्या कुछ खास कार्यक्रम आज हनुमान जयंती के अवसर पर इस मंदिर में रखे गए? पहले सभी भक्तों को प्रणाम और हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर अभी जो है आप देख ही रहे हैं कि भक्तों का आना जाना लगा हुआ है और 12 बजे हनुमान जी का जन्म मनाया जाएगा और तत्पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया है। तो देखिए आज की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि जिस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, आप मेरे पीछे सुन सकते हैं, जयकारे आपको सुनाई दे रहे होंगे, जय श्री राम का उद्घोष आपको सुनाई दे रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि श्रद्धालु सुबह से आ रहे हैं लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है, किलोमीटर्स लंबी लाइन हमने आपको दिखाई वो लगी हुई है, उसके बावजूद भी पूरे अनुशासन के साथ श्रद्धा बनाए हुए आ रहे हैं। एक कतार में आप देख सकते हैं और मंदिर प्रशासन की तरफ से भी बहुत ही अच्छी तैयारियां की गई है। जैसा कि हमें महेंद्र जी ने बताया कि यहाँ 12 बजे भगवान हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा, आरती की जाएगी और उसके बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर में आए, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कैसा महसूस हो रहा है। कहाँ से आए? मैं जनकपुरी से। दर्शन हुए? दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे हनुमान जन्मोत्सव पे जो इस तरह की व्यवस्था है वो सही में बहुत ही मर्मस्पर्शी है, लोगों को दिल को छूने वाली है। हर साल आती हूँ, इवन सुबह 4 बजे आती हूँ, लंबी लाइन होती है बट दर्शन अच्छा हो। 6 बजे से लाइन में लगी हुई हूँ
लेकिन अब दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन हुए बाबा के? हाँ जी, हाँ, दर्शन करने जा रही है। पूरा मंदिर प्रांगण फूलों से सजा हुआ है, गेंदा के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, इतना सुंदर अद्भुत भक्तिमय माहौल हो रखा है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो सेवादार हैं वो भी लगातार ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, एक कतार में आए और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको अच्छे से रामलला के, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी के दर्शन हो सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और यकीनन अपने जीवन को सफल बना सके। कैमरा पर्सन राणा के साथ मैं डॉक्टर सूर्य शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।